नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीएसटी परिषद की सिफारिशों को मानने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बाध्य नहीं हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि भारत में सहकारी संघीय व्यवस्था है और इस वजह से जीएसटी परिषद की सिफारिशों का महत्व बस प्रेरित करना है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों के पास जीएसटी से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 289 बी को हटाना और संविधान संशोधन अधिनियम 2016 से अनुच्छेद 279 ए को शामिल करने के पीछे संसद का इरादा सिफारिशों के लिए था। जीएसटी काउंसिल सिर्फ एक प्रेरक की तरह है क्योंकि जीएसटी फ्रेमवर्क का उद्देश्य सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना था। खंडपीठ ने कहा कि जीएसटी परिषद को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच व्यवहारिक समाधान निकालने के लिए जीएसटी परिषद को सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए। अदालत के इस फैसले में सहकारी संघवाद के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया है और अदालत का फैसला एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2007 के तहत समुद्री माल पर कर लगाने से संबंधित गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर आया। गुजरात उच्च न्यायालय ने सरकार की 2017 की अधिसूचना को रद्द कर दिया था, जिसमें एक जहाज में माल के परिवहन की सेवाओं पर 5% आईजीएसटी लगाने का प्रावधान था। हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। क्या है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मायने और इस फैसले का क्या होगा जीएसटी व्यवस्था पर असर? इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ आज 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजय शरण जी, फॉर्मर कमिश्नर ऑफ कस्टम एंड सीजीएसटी। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। साथ ही मेरे साथ सिद्धार्थ जुड़ रहे हैं जो कि नेशनल इकोनॉमिक एडिटर हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सिद्धार्थ जी। मेरे साथ प्रोफेसर अरविंद मोहन जुड़े हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर मोहन मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सिद्धार्थ जी, पहले शुरुआत आपसे। 153 पन्ने का फैसला है कोर्ट का, क्या अहम और जरूरी बातें हैं कोर्ट के फैसले में, पहले वो समझाइए। जी, जो सबसे अहम हिस्सा है वो आईजीएसटी के ऊपर है और बाकी जो टिप्पणी की गई है कि एक जीएसटी काउंसिल के रोल के ऊपर, तो वो उससे जो केंद्र का मानना यह है कि उससे कोई बुनियादी ढांचे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो जीएसटी जिस तरीके से लगाया जा रहा है या जिस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं, और केंद्र का मानना ये है कि जो 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 हमारे कानून हैं, चाहे वो स्टेट के कानून हो, राज्यों के कानून हो, चाहे केंद्रीय कानून हो, उसमें काफी स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि जो जीएसटी काउंसिल है, जिसमें कि केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्य के मंत्रीगण सदस्य हैं, और उसमें प्रावधान है कि किसको कितना वोट करने का शेयर है, वो सब है, तो उस पे कोई असर नहीं है। पर हाँ, इससे हुआ ये है कि जो ऑपोजिशन स्टेट्स हैं, उनको जो एक एम्युनिशन मिल गया है, जिसके तहत वह जो कार्य की प्रणाली है उसके ऊपर वह कह रहे हैं कि उसमें सुधार होना चाहिए। बुनियादी तरीके से लगता नहीं है कि कुछ जीएसटी जिस तरीके से चल रहा है उस पर कोई असर आएगा। ठीक है। संजय सर जी, जैसा अभी कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर लग नहीं रहा है कि जीएसटी पर कोई असर आएगा, सिद्धार्थ ने भी ये बात कही। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कोर्ट के इस फैसले का जीएसटी पर या जीएसटी परिषद पर किस तरह का असर हो सकता है? देखिए, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये एक रेपुटेशन है, जो ऑलरेडी जो फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा था उसका रेपुटेशन है एक तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्पष्ट किया है। ऑलरेडी 279A जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये कहा गया है कि जीएसटी काउंसिल्स के रिकमेंडेशंस वो रिकमेंडेटरी हैं। अब देखिए, रिकमेंडेटरी क्यों कहा गया, इसको समझने से बात पूरी स्पष्ट हो जाएगी। इसका कारण ये है कि जीएसटी काउंसिल्स की मीटिंग होती रहती है, वर्चुअल होती है, कभी फिजिकल होती है, और उसके मीटिंग में जो डिसीजन लिए जाते हैं उसका पालन, उसका अनुसरण एक टाइम लैग के बाद होता है। और जीएसटी के साथ साथ इसके जो डिसीजन होते हैं वो एक वोटिंग के बाद होते हैं। सेंटर के पास 1/3 वेटेड वोट्स है, कोरम हाफ है ऑफ द टोटल मेंबर्स है, और 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स के साथ उसकी डिसीजन ली जाती है। तो डिसीजन लेने के एक टाइम लैग के बाद उसके जो डिसीजन लिया गया उसके अनुसार
कोई सर्कुलर, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई नोटिफिकेशन, कोई क्लैरिफिकेशन लाया जाता है। तो एक यही व्यवस्था थी और ये पहले से ही था कि उसका जो जीएसटी काउंसिल का जो भी डिसीजन है, दैट इज़ रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट। सरकार को एक अनुशंसा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसमें ये समझ लेना कि स्टेट्स और सेंटर अलग अलग काम करेंगे, ये उचित नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी की व्यवस्था लाई ही इसलिए है ताकि सेंटर और स्टेट्स एक साथ काम करें। अब देखिए क्या है, आप समझने की कोशिश कीजिए जी। थोड़ा सा कि उसमें जीएसटी में क्या है। ये कंसेप्ट ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई है। इंट्रा स्टेट सप्लाई में सीजीएसटी और एसजीएसटी लेते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई में हम क्या करते हैं, आईजीएसटी लेते हैं, जितना जो भी रेट ऑफ टैक्स है 12%, 18%, 28 या 5%, उसको बाद में सेंटर स्टेट में आईजीएसटी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो दोनों ही साथ साथ काम करते हैं, एक ही साथ काम चलता है। तो अभी भी जो जीएसटी काउंसिल जो डिसीजन लेगा वो एक रिकमेंडेशन है, आगे भी रिकमेंडेशन रहेगा, और एक टाइम लैग के बाद उसके डिसीजन के अनुसार इंस्ट्रक्शन, सर्कुलर, क्लैरिफिकेशंस ये सारे आते हैं। तो एक आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा हम जंप ना करें कि कोई संघीय ढांचा पर एक कोई आक्षेप हो गया है, ऐसा हम ना समझें। जो बात थी करीब करीब बात वही है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपीट किया है कि 246 में कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स को पावर है कि वो भी लेजिस्लेट कर सकते हैं और सेंटर को भी पावर है वो भी लेजिस्लेट कर सकते हैं। तो वो दोनों ही एक साथ काम करते थे, करते हैं, और अभी भी वो एक साथ ही काम करते हैं। ठीक है। तो इससे हमें इसको हम ओवर मतलब हाइप ना करें इसको हम। ठीक है, ठीक है प्रोफेसर मोहन, जैसे संजय जी ने भी कहा है कि ओवर हाइप ना किया जाए, लेकिन जैसे ही ये फैसला आया, चर्चा इसी पर शुरू हुई कि जीएसटी पर और जीएसटी परिषद पर इस फैसले का आखिर क्या असर होगा। अदालत ने ये कहा कि जीएसटी में ऐसा कोई भी प्रावधान शामिल नहीं है जिसमें उन परिस्थितियों का समाधान हो जब सेंटर यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानून में एक तरह से भिन्नता प्रदर्शित होती हो। तो इस पर क्या राय है आपकी? ये यहाँ दो महत्वपूर्ण इशू हैं। एक तो हमारा संवैधानिक ढांचा, हमारा पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर, और दूसरा इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि इस जजमेंट के इम्प्लीकेशंस नहीं, बहुत इम्प्लीकेशंस हैं। जिस समय जीएसटी पर निर्णय हो रहा था, एक बहुत लंबा दौर चला नेगोशिएशंस का, और उसी समय ये बात स्पष्ट थी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो केशवानंद भारती के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर पर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है और कोई अमेंडमेंट पे रिव्यू किया जा सकता है, वो एक इशू है। यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का है कि संघीय ढांचा है जहां स्टेट के अधिकार है और एक इंडिविजुअल स्टेट का अधिकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अधिकार। कलेक्टिविटी का इशू नहीं है यहाँ पर, इंडिविजुअल स्टेट एंड द यूनियन। तो जहां स्टेट के अधिकार हैं, जब हमने जीएसटी को फॉर्मुलेट किया था अक्रॉस द कंट्री, स्टेट्स ने अपने अधिकार को, टैक्स लगाने के अधिकार को सरेंडर किया और एक तरीके से उसमें ज्यादा हक, ज्यादा राइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया, क्योंकि वो मेजॉरिटी डिसीजन का इशू आ गया कि मेजॉरिटी निर्णय से हम निर्णय लेंगे। ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जिसकी बात मैं आगे करना चाहूंगा, ये एक इम्पॉर्टेंट निर्णय था और स्टेट्स ने, क्योंकि हम वन कंट्री वन टैक्स की बात कर रहे थे, उस दिशा में हम आगे बढ़े। लेकिन जो संविधान के प्रोविजन हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि स्टेट की जो अथॉरिटी है, फिस्कल अथॉरिटी जो लेट डाउन है संविधान के द्वारा, वो किसी भी एक्ट के माध्यम से, अनलेस आप संविधान में इस तरीके का अमेंडमेंट करें जो जीएसटी अमेंडमेंट में क्लियरिटी नहीं है इस बारे में, तो वो अधिकार स्टेट का बना रह जाता है। और वो उस समय भी था जब एग्रीमेंट हुआ था। हालांकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब से हमने जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है, सभी ये मानने लगे थे कि ये मैंडेटरी है, बाइंडिंग है, और पहली बार ये जो गुजरात के मैटर से मसला उठा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मैंडेटरी नहीं है। इसका मतलब है आने वाले समय में ऐसे और भी बहुत से इश्यूज आएंगे, बहुत से डिसीजंस चैलेंज होंगे और जिसमें कोर्ट्स इंटरवीन करेंगे। एक तो ये पहला मसला आ गया। हिंदुस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मेरा मानना है कि जीएसटी एक बहुत महत्वपूर्ण रिफॉर्म है। बिल्कुल, इस पर मैं आपसे राय लूंगी प्रोफेसर मोहन। पहले सिद्धार्थ, जैसे अभी प्रोफेसर मोहन ने भी कहा है कि हो सकता है कि तमाम एक तरह से आशंकाएं ये भी हैं कि तमाम मामले कोर्ट की तरफ आएं और इस व्यवस्था के खिलाफ हो सकता है राज्य अपनी तरफ से जो शंकाएं हैं वो कोर्ट के जरिए पूरा करने की कोशिश करें। तो एक आशंका ये भी है कि हो सकता है जीएसटी को लेकर मुकदमों की कहीं ना कहीं एक फेहरिस्त खड़ी हो जाए। कि उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आज के भी
आज भी आप देखें, केंद्र और सारे राज्य अलग अलग नोटिफिकेशन इशू करते हैं। हाँ। चाहे वो किसी आइटम पर 5% का टैक्स लगाना हो या 18% का, या बढ़ाना हो घटाना हो, कोई भी रिकमेंडेशन होता है उसके बाद एक सारे राज्य और केंद्र नोटिफिकेशन इशू करते हैं। आज भी यदि कोई राज्य चाहे तो वो नोटिफिकेशन इशू नहीं करे, तो इस कोर्ट के ऑर्डर के पहले भी वह हो सकता था, कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी हो सकता है, इसलिए कोई उसमें बदलाव नहीं होगा। जहां तक करने या ना करने का सवाल है, वह सारे राज्यों ने और केंद्र ने मिलकर ये निर्णय लिया था और ये प्रणाली बनाई थी। राज्यों ने, जैसे कि संविधान में अमेंडमेंट का आप जानते हैं, राज्यों द्वारा भी उसको पारित किया जाना जरूरी है और राज्यों ने पारित किया था। तो ऐसा नहीं है कि केंद्र ने अपनी तरफ से लॉ में तब्दीली कर दी है और राज्यों को मानना पड़ा है। सबने मिलकर निर्णय लिया था और आज भी जो प्रणाली है जिसमें हर एक राज्य को और केंद्र को नोटिफिकेशन हर एक चीजों के लिए करना पड़ता है, वही प्रणाली चली आ रही है। अब चाहे तो एक राज्य किसी भी गुड्स पे, किसी भी प्रोडक्ट पे या किसी भी सर्विस पर वह अगर निर्णय जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के अनुकूल नहीं लेता है तो उसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस होंगे, चाहे वो कंज्यूमर की तरफ से हो, चाहे वो प्रोड्यूसर की तरफ से हो। तो ये सारा एक तरीके से वो मिलके इस निर्णय को या रिकमेंडेशन को लिया जाता है। और यदि आप देखें तो जो संचालन हुआ है अभी तक, उसमें चाहे बाहर जो भी कोई बोले, राज्य के मंत्री अंदर में वो बातों से माने हैं और वो यूनानिमस डिसीजंस हुए हैं। तो इसमें काफी हद तक एक पॉलिटिकल इशू के रूप में उभरेगा ये, खास करके अभी जबकि जून के अंत में राज्यों को जो 5 साल का जो कॉम्पनसेशन पीरियड है वह समाप्त हो रहा है और उनकी मांग यह है कि हमें और कुछ दिन तक केंद्र हेल्प करे ताकि हमें और कॉम्पनसेशन 14% या 10% या 8% जो भी रेवेन्यू ग्रोथ अश्योर करे। तो ये पॉलिटिकल इशू बन सकता है, ये नेगोशिएशन का इशू बन सकता है, पर अभी तक राज्य और केंद्र इसी प्रणाली के अंदर काम कर रहे हैं और अभी तक वो चल रहा है। बिल्कुल। संजय जी, एक अपवाद था बस, उसको छोड़कर हमने देखा कि जो भी फैसले काउंसिल में लिए गए, जैसे आप लोग भी कह रहे हैं, वो ज़्यादातर सर्वसम्मति से लिए गए और जैसा आपने कहा कि ये सिर्फ कोर्ट ने व्याख्या की है, कोई व्यवस्था नहीं दी है फिलहाल। तो यानी हम माने कि राज्यों को पहले भी अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में पता था और ये जो काउंसिल की बैठक थी उसमें जिस तरह से फैसले लिए गए ज़्यादातर वो सर्वसम्मति से लिए गए। तो आप मानते हैं कि अभी फिलहाल इस स्तर पर किसी भी तरह के कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है कोर्ट के फैसले के बाद? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बदलाव की ज़रूरत है। मैं जैसे पहले मैंने आपको कहा कि 246A में उनके पास पावर्स है लेजिस्लेट करने का। और आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी जीएसटी एक्ट है, CGST एक्ट है, उसी तरह की एनालॉगस, आप इसको समझने की कोशिश के, मैं वर्ड एनालॉगस बोल रहा हूँ, SGST एक्ट्स डिफरेंट स्टेट्स के हैं और वर्किंग दोनों के साथ एक साथ है, दोनों एक साथ काम करते हैं। अगर CGST और SGST लगता है 12% का रेट है तो 6% सेंटर को जाता है, 6% स्टेट्स को जाता है। IGST अगर वही उसी इंटर स्टेट सप्लाई हो गया, वो हो गया 12%, सेंटर 12% कलेक्ट करके 6% स्टेट को ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसमें ये करने की, ये समझना और इस तरीके के, और लाया कैसे गया GST, इसको यूनानिमिटी से लाया गया और ज़्यादा फैसले, करीब करीब सारे फैसले यूनानिमस हुए, वोटिंग बहुत कम हुआ है। तो वो जॉइंट वर्किंग के लिए ही सिस्टम लाया गया है जहाँ के सारे टैक्सेस को, करीब 40 टैक्स और सेसेस, इनको मर्ज करके GST में लाया गया और उसको एक साथ काम करना है, दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। तो ये समझ लेना कि GST काउंसिल एक डिसीजन लेगा, रिकमेंड करेगा और आमू के स्टेट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, हमको लगता है ये टू मच हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स यही कर सकता है कि अगर उसको लगता है कि किसी पर्टिकुलर सप्लाई पर उसे टैक्स नहीं लेना है तो टैक्स लेने के बाद वो रिफ़ंड कर दे उठा करके। अच्छा, अपना टैक्स ले ले लेकिन टैक्स रिफ़ंड कर दे अगर चाहे तो, इस तरीके से उसको लगता है कि हमको नहीं टैक्स लेना है। लेकिन जो फंक्शनिंग मैकेनिज्म है कि जहाँ हम एक ही टैक्सेबल इवेंट पर एक ही जगह एक ही टाइम पे या तो हम CGST और SGST दोनों लेते हैं या हम IGST ले लेते हैं। IGST में भी स्टेट्स की भागीदार की इसका शेयर है, आधा शेयर है। तो अगर स्टेट्स आए उसमें कि उसको लगता है कि पर्टिकुलर सप्लाई पर
जीएसटी किस चीज़ पे है? जीएसटी सप्लाई पे है। तो स्टेट्स अगर चाहता है कि पर्टिकुलर सप्लाई पे हमें टैक्स नहीं लेना है तो ठीक है, रिफंड की प्रोसेस में चला जाएगा। लेकिन उसी कलेक्शन सिस्टम के साम लिए जिस टाइम पर उसको पे किया जाता है, जब सप्लायर उसको डिस्चार्ज करता है, उस समय स्टेट्स उसको मना कर देगा, तो वो एक क्राइसिस हो जाएगा, वर्किंग क्राइसिस हो जाएगा। वो ऐसी बात नहीं हो सकती है। ठीक तो है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ होगा, किसी स्टेट्स को लगता है कि नहीं हमको, तो लेट देम गो फॉर रिफंड मैकेनिज्म। ठीक है। प्रोफेसर मोहन, जैसा आपने भी कहा कि अगर हम आर्थिक परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो इसका असर कई पहलुओं के साथ सामने आ सकता है। हम देख रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन को लेकर तमाम रिकॉर्ड भी बनते रहे और कोरोना के दौरान किस तरह से अर्थव्यवस्था ने हिचकोले भी खाए हैं। इन सब माहौल के बीच में फिलहाल ये फैसला आपके नज़रिए से इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो क्या असर छोड़ सकता है? देखिए, इसके बहुत सारे असर होंगे। पहला असर तो यही होगा कि एक पॉलिटिकिंग की गुंजाइश यहाँ पर पैदा हो जाती है और कुछ स्टेट्स इसको पॉलिटिकल टूल की तरह ज़रूर यूज़ कर सकते हैं और जी। शायद आने वाले समय में करेंगे। दूसरा, जो अभी रेफरेंस भी आया था कि 5 साल पूरे हो रहे हैं और जो स्टेट्स की डिमांड है कि उनको सपोर्ट कंटिन्यू होना चाहिए, मुझे लगता है कि सेंटर की पोजीशन यहाँ पर थोड़ी सी शायद वीक होगी और उनको बहुत सारी बातें शायद जो मानने की कोशिश नहीं करते वो शायद माननी पड़ेंगी। स्टेट्स का बहुत प्रेशर आएगा कंटिन्यू करने के लिए। ये शायद छोटे इश्यूज हैं। बड़ा इशू जो मुझे लगता है कि हम निश्चित तौर पे एक पेंडोरास बॉक्स खुल गया है और ये कहना कि इसका कोई असर नहीं होगा और स्टेट्स चाहे तो रिफंड कर ले, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा। देखिए, ये तो आप अपनी तरफ से प्रक्रिया इम्पोज कर रहे हैं। स्टेट्स मानेंगे नहीं मानेंगे, ये पूरी तरीके से स्टेट का डिस्क्रिप्शन है। वो इस प्रक्रिया को मानेंगे, रिफंड करेंगे या कलेक्ट ही नहीं करेंगे, ये हमें कल पता लगेगा। ज़्यादा बड़ा जो इशू मुझे लग रहा है कि हम अब सेकंड जनरेशन रिफॉर्म को शायद आने वाले समय में और तेजी से शुरू करेंगे। अब तक जो हमने रिफॉर्म्स किए हैं वो इफेक्टिवली फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स थे। उसमें आपको एक ब्लूप्रिंट बनाना था और जो स्टेक होल्डर्स थे दे कुड वॉक द टॉक और हम आगे बढ़ गए। अब जो सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स जिसकी तरफ हमें अब जाना ही होगा, कोई ऑप्शन हकीकत में है नहीं इस दौर में, इसका एक नए इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स आपको खड़े करने हैं और सेंट्रल स्टेट की जो पार्टनरशिप है, क्योंकि यहाँ फॉर एग्जांपल आप रूरल डेवलपमेंट की रिफॉर्म्स करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्थ एजुकेशन की रिफॉर्म्स करेंगे, यहाँ आपको इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करनी होगी, हैंड होल्डिंग करनी होगी और स्टेट्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जो हमारा फेडरलिज्म है, सेंट्रल स्टेट की जो पार्टनरशिप का आइडिया है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा और आने वाले समय में हमें कुछ इसी तरीके के और डेवलपमेंट्स करने होंगे ताकि हम इस रिफॉर्म स्टोरी को सही मायने में आगे बढ़ा सकें। मुझे लगता है वहां भी इस तरीके का चैलेंज आएगा क्योंकि एंड ऑफ द डे जो संवैधानिक प्रावधान है उसका जो फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है वो निश्चित तौर पास के भी बहुत सारे आप सुप्रीम कोर्ट के अगर जजमेंट देखें तो स्पष्ट है कि वो बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन जो सुप्रीम कोर्ट लेकर के कभी आया था वो बिल्कुल उसका हिस्सा है और इसके चलते शायद हमें इसमें आगे दिक्कतें आएंगी। जैसे आज एक अखबार ने लिखा भी है, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ मौजूद ही हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो बात लिखी है अपने एडिटोरियल में कि इसका रिव्यू की आवश्यकता होगी। मुझे लगता है कि इसको आपको शायद रिव्यू तो हमें जरूरत है, लेकिन क्या ये सिर्फ जुडिशियल रिव्यू से काम चलेगा? मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है जो संवैधानिक अमेंडमेंट किया है उसको भी शायद आपको देखना पड़ेगा, क्या हमने उसमें कुछ चीजें छोड़ दी हैं क्या, क्योंकि एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट तो जजमेंट आपके एक्ट के आधार पर देगा, उस अमेंडमेंट के आधार पर देगा। तो इशू बड़ा है। आने वाले रिफॉर्म्स के लिए सेंट्रल स्टेट की पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, अन्यथा शायद हम कुछ रिफॉर्म्स करने में उतनी तेजी से आगे न बढ़ पाए। सिद्धार्थ जी, जैसा आपने भी कहा कि इसका हम पॉलिटिकल रूप से अगर देखें, राजनीति के चश्मे से अगर देखें तो जाहिर तौर पर असर हो सकता है, लेकिन हम देखें तो जीएसटी पर कहीं ना कहीं चर्चा यूपीए के समय से ही पूरी हो गई थी और तब भी पता था कि केंद्र और राज्य को संबंध क्या है, उन्हें भी देखा गया होगा। और अभी जैसे कई लोग ये बात भी करते हैं कि तमाम राज्य कह रहे हैं कि उनका जो राइट टू टैक्स का पावर था वो कहीं ना कहीं चला गया। तो पॉलिटिकली और रिफॉर्म्स को लागू करना हम जानते हैं हमेशा एक टेढ़ी खीर जैसा जरूर रहा है और अब बड़े रिफॉर्म्स की तरफ आगे बढ़ना भी है। अगर हम इकोनॉमी को और मजबूत करने की बात करते हैं तो कैसे निपटेगी सरकार, क्या आगे की राह नजर आ रही है अब? देखिए, जहां तक जीएसटी का सवाल है, उम्मीद ये की जा रही थी कि जो एक राज्य मंत्रियों की एक समिति गठित की गई थी, दो समितियां थी, एक जो आईटी इश्यूज की तरफ देख रही थी, कैसे उसको ज्यादा मजबूत किया जाए ताकि लीकेज कम हो और ज्यादा रेवेन्यू
आए केंद्र को और राज्यों को। एक वह समिति है। जो दूसरी समिति थी वह अन्य चीजों पे देख रही थी, जिसमें कि जो जीएसटी के रेट हैं उन पे उन पे खास तौर पे उनकी नजर थी, और कैसे रेट में तब्दीली की जाए, कैसे स्लैब्स कम किए जाए, ये सब मुद्दे उनके सामने थे। और उम्मीद ये की जा रही थी कि 30 जून से के आसपास या उसके पहले जीएसटी काउंसिल का निर्णय होगा कि कैसे जो अगले सेट ऑफ रिफॉर्म्स है जीएसटी में, स्लैब्स के बारे में हो, चाहे जीरो रेट वाले आइटम हो, उनको थोड़ा कम किया जाए, चाहे रेट बढ़ाए जाए, ताकि केंद्र और राज्यों के पास ज्यादा रेवेन्यू आ सके। तो और राज्यों का जैसा हम पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं, राज्यों का मानना ये था कि उनको कॉम्पनसेशन और कुछ समय के लिए दिया जाए, चाहे वो 2 साल 3 साल हो, उसके लिए और समय दिया जाए। तो अब आने वाले जो 5 हफ्ते हैं उसमें जीएसटी काउंसिल का जब भी बैठक होगी उसमें, तो यह मुद्दों पे जो केंद्र का रवैया था कि हम कॉम्पनसेशन पीरियड अभी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अभी जो सेस है वह पहले के कॉम्पनसेशन देने में ही चला जाएगा, उस रवैये में थोड़ी तब्दीली की जरूरत होगी। क्योंकि राज्य, खास करके वह राज्य जो कि ऑपोजिशन पार्टीज जिसमें हैं, उनकी मांग अब ज्यादा होगी कि जो कॉम्पनसेशन पीरियड है बढ़ाया जाए, और वह रेट में तब्दीली पे थोड़ी से रेजिस्टेंस रहेगी उनके द्वारा। जहां तक अन्य रिफॉर्म्स का सवाल है जो कि केंद्र के दायरे में है, वह रिफॉर्म्स पे इसका कोई खास असर नहीं आने वाला है, क्योंकि वो एक तरीके से ऑटोनॉमस ऑफ स्टेट्स है, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हो, या वित्तीय क्षेत्र में हो, या निजीकरण में हो। वह इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उस पर कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है संजय जी, जब हम जीएसटी को लेकर बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर हम देखें तो अप्रैल 2022 में जो जीएसटी राजस्व था लगभग 1.68 लाख करोड़ रुपए के अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया था, और इससे पहले मार्च में भी जो था वो 1.42 लाख करोड़ रुपए था। तो आंकड़ों के नज़रिए से हम देखें, जैसे मैंने कहा भी कि जीएसटी कलेक्शन जो है वो रिकॉर्ड तोड़ता अब नजर आ रहा है। धीरे धीरे इन 5 साल का सफर अगर आप हमें थोड़ा सा समझाएं कि जीएसटी को लेकर जो टैक्स कलेक्शन रहा है वो समय के साथ किस तरह से मजबूत होता गया। देखिए, गवर्नमेंट ने कुछ लीकेजेस को प्लग करने की कोशिश की, फैसिलिटेट। गवर्नमेंट की पॉलिसी जब भी गवर्नमेंट कोई रिफॉर्म लाती है, जैसे पहले सर्विस टैक्स लाया था, तो इनिशियली जो है गवर्नमेंट लिबरल रहती है, धीरे धीरे उसको टाइट करना शुरू करती है। तो गवर्नमेंट ने कई ऐसी चीज़ें की है जिससे कि लीकेजेस को बंद किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा एसएससी इसमें आ सकें। अब जब जीएसटी आया था और आज की तारीख में करीब 1.40 मेरे ख्याल से करीब दुगने उसमें दुगने से भी ज़्यादा उसमें एसएससीज आ गए हैं। तो जर्नी तो ठीक रही है। हाँ, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस ज़रूर आई है, क्योंकि कभी कभी सिस्टम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा है। जैसे अभी भी लास्ट मंथ जो है प्रॉब्लम्स हुआ है, जहाँ की GSTR 2B बोलते हैं, जिससे कि लोग ITC क्रेडिट लेते हैं, तो GSTR 2B में कई फिगर्स रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं। तो कुछ टेक्निकल ग्लिचेस रही है, कुछ और भी इशूज़ रहे हैं छोटे मोटे, कुछ ऑफिशियल लेवल पर भी रहा है प्रॉब्लम्स कि लोग उतने केयरिंग नहीं रहे हैं, मैं कह सकता हूँ इस बात को। तो जर्नी एक कह सकते हैं कि स्ट्रगलिंग जर्नी रही है, लेकिन इतने बड़े रिफॉर्म को ला देना और सबको मिला देना और सबको लेके चला देना एक खुद में बहुत बड़ी बात है। अभी जो प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि संघ जो राज्य हैं वो लोग जम कर जाएंगे, ये करेंगे, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। इसलिए सहमत नहीं हूँ कि जीएसटी को लाया इसीलिए गया था कि जबकि स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक साथ एग्रीमेंट करके एम्पावर्ड कमेटी बना करके डिसीजन लेके उन्होंने लाया था उस चीज़ को। तो ऐसा है कि इस जजमेंट से वो लोग जम कर जाएंगे और ये करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए इस तरीके से। और आज भी एक ही चीज़ चल रहा है एकदम। आप देखिए, एक्ट, सर्कुलर, नोटिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट और दोनों मिल के लाते हैं, वो उसको सेम नोटिफिकेशन को स्टेट गवर्नमेंट लाते हैं। जैसा SGST एक्ट, मान लीजिए CGST एक्ट बिहार का है, सेम CGST एक्ट तमिलनाडु का भी है। नोटिफिकेशन सेम है, सेक्शन सेम है, वर्डिंग सेम है, सारे सेम है। तो इसको ला ही इसलिए गया था फैसिलिटेट करने के लिए, और सबको इसमें फ़ायदा है। टेक्निकल ग्लिचेस और कुछ और इशूज़ रहे हैं, लोगों को दिक्कत आई है, टेक्निकल ग्लिचेस बहुत ज़्यादा आई है। लेकिन गवर्नमेंट अभी भी उन्होंने क्या है कि जैसे GSTR
3 भी बोलते हैं, जो कि कंबाइंड टाइप का रिटर्न है जिसमें टैक्स पे करके, तो अभी गवर्नमेंट ने उसका डेट बढ़ा दिया है, 24 तारीख को कर दिया है लास्ट मंथ का, क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थे। वो सब रही है, कुछ और भी इशूज़ रहे हैं, और भी कुछ बड़े इशूज़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सप्लायर है, उसने सप्लाई किया और वो अगर फेक निकला, उससे किसी ए से बी ने लिया, बी ने सी को दे दिया, तो इशूज़ रहा है कि बी से अगर सी ने बी से लिया है और अगर ए का कुछ गड़बड़ी था तो यहाँ पर सी को भी दिक्कत आ रही है। इस तरह की किसी कुछ रही है। तो हम समझते हैं गवर्नमेंट इसमें कुछ सिस्टम में ही कुछ चेंज करके लाएगी, करना चाहिए, जहाँ की सिस्टम ही बता दे। अगर मान लो ए ने सप्लाई किया और ए के बी से होते हुए सी के पास गया, तो ये सी को जब वो बी से लेना शुरू करे तो उसको पता चल जाए कि सही सप्लाई है, ड्यूटी दिया गया है, गुड्स शिप हुआ है, गुड्स मूव किया है, टैक्स पेमेंट हुआ है, रिटर्न्स फाइल हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब अभी जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स में मुझे लगता है कि सरकार को ये सब चीज़ों को लाना चाहिए और ले आएगी, क्योंकि हम अपने बिना गलती के चलते सफ़र करें, बी से मैंने सही लिया और ए ने ए को बी को गलत दिया था, तो हम सफ़र कर रहे हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जी। तो एक इस तरह की बातें रही जी जी। तो प्रोफेसर मोहन, आपने तमाम चैलेंजेस जो थे वो बताए हैं सरकार के आगे हो सकते हैं अब इस फैसले के बाद, जिस तरह की आशंकाएं आपने जताई हैं। तो आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में फ़िलहाल अब आगे की दिशा क्या है, सॉल्यूशन क्या है? देखिए, दिशा बड़ी स्पष्ट है। जिस समय जीएसटी लाया जा रहा था, अपेक्षा ये थी कि कम से कम 2% ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में ऐड कर देगा, और हम ग्रेजुअली उसी तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे अब आगे इकोनॉमी सुदृढ़ होगी, तो अपेक्षा ये है कि ये, क्योंकि इससे इंटीग्रेशन हो रहा है और पूरे देश में एक ही कॉमन टैक्स लगेगा, तो इससे आपकी जो ग्रोथ स्टोरी है उसको निश्चित तौर पर इम्पेटस मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हमें रास्ता ज़रूर निकालना होगा, और मैं शरण साहब की इस बात से पूरी तरह एग्री करता हूं कि इसकी महत्ता को देखते हुए ऐसा होना नहीं चाहिए कि हम एक निर्णय से फेडरल स्ट्रक्चर पर आघात होने लगे। मैं सिर्फ उसकी संभावना, क्योंकि वो ओपन करता है विंडो, अपेक्षा हम सबकी यही है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक समाधान ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर भी शायद हमें ढूंढना पड़ेगा जिससे कि इस तरीके की संभावनाएं, क्योंकि देखिए अक्सर हमने देखा है जब जुडिशियल इंटरवेंशंस की विंडो बहुत ओपन हो जाती है और उसके लिए लीगल अपॉर्चुनिटीज, वैलिड लीगल अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो अक्सर आपका इकोनॉमिक सिस्टम थोड़ा सा पीछे हटता है। तो मुझे लगता है कि हम शायद अगर इससे बेहतर सुदृढ़ ढांचे की तरफ अगर आगे बढ़ सके, चाहे वो जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से हो या एप्रोप्रिएट अमेंडमेंट के माध्यम से हो, ये बहुत महत्वपूर्ण रिफॉर्म है और इसके देश को जरूरत है। बिल्कुल। और इसी के साथ समय ये पूरा हो गया है। प्रोफेसर अरविंद मोहन आपका, संजय शरण जी आपका और सिद्धार्थ जी आपका, आप तीनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो शुरुआती हिचकोलों के बाद ये माना जा रहा था कि जीएसटी व्यवस्था एक देश एक टैक्स की दिशा में बड़ा सुधार है, और अब ये बिल्कुल पटरी पर आ गई है। रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन भी इसकी गवाही दे रहे थे। जीएसटी परिषद की आगामी बैठक में भी तमाम फैसले लिए जाने हैं, और तमाम कहें कि जिन विषयों पर फैसले लिए जाने हैं उस पर समीक्षा को लेकर गठित मंत्रियों की समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप भी दे दिया है, जिन्हें अगली परिषद की बैठक में रखा जाना है। लेकिन अब ये फैसला और उसके बाद बैठक, क्या जीएसटी और जीएसटी परिषद पर कोई असर डालेगी, या ये सिर्फ एक तरह से व्याख्या साबित होगी कोर्ट की तरफ से, व्यवस्था नहीं? ये देखना होगा। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।